Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about equivalent circuit of induction motor. पहले तो ये हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट सर्किट, क्या है इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए इंडक्शन मोटर है, उसको हम सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। तो स्टेटर एंड रोटर को हम लोग कैसे सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो उसकी इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। कई बार उसको मॉडल भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल। तो स्टेटर और रोटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, उसके बाद करंट होता है, स्टेटर करंट, रोटर करंट, और इसमें कुछ लॉसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करना होता है सर्किट के फॉर्म में। इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ की गई है। यहाँ पे X1 है, X1 यानी कि स्टेटर रिएक्टेंस, यहाँ पे R1 है, R1 यानी कि स्टेटर रेजिस्टेंस, और ये V1 इनपुट में हमने क्या दिया है, V1 यानी कि अप्लाइड वोल्टेज पर फेज। और अप्लाइड वोल्टेज हम कहाँ पे देते हैं, स्टेटर में, तो इसे स्टेटर वोल्टेज भी बोल सकते हैं या फिर सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया अप्लाइड वोल्टेज। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं पैरेलल में ये दो कंपोनेंट है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं IW एंड I म्यू। IW यानी कि वर्किंग कंपोनेंट जो कि कोर लॉस रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा है I म्यू यानी कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पे है। और इसके बाद जो इसके क्रॉस में जो वोल्टेज मिलता है वो क्या है, E1 यानी कि V1 जो है वो सप्लाई और अप्लाइड वोल्टेज है। इसमें से अगर ये लॉसेस हम लोग बात कर दें तो जो बाकी बचेगा जो वोल्टेज, उसे हम बोलेंगे E1, ठीक है। और यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो होता है I0 यानी कि नो लोड करंट। और ये कहाँ पे फ्लो होता है, स्टेटर में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो ये है, यहाँ पे ये देखिए इंडक्शन मोटर है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो उसे हम बोलेंगे स्टेटर। और हमने जब प्रिंसिपल की बात की थी तो हमने बोला था कि स्टेटर जो है वो, अगर हम लोग एनालॉजी करें ट्रांसफार्मर से, तो स्टेटर को हम लोग प्राइमरी कंसिडर कर सकते हैं और रोटर को रोटेटिंग सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी भी बोल सकते हैं और स्टेटर भी बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी का हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड जो भी है वो क्या होगा, सेकेंडरी, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी होती है वैसे ही सेकेंडरी यहाँ पे भी है। R2 यानी कि रोटर रेजिस्टेंस है, X2 यानी कि रोटर रिएक्टेंस है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा ER यानी कि रोटर EMF। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं रोटर और स्टेटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। इसका भी रोल होता है इसमें, बाद में हम देखेंगे क्या रोल है वो। ये पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पैरामीटर्स। V1 क्या है, अप्लाइड वोल्टेज और स्टेटर वोल्टेज पर फेज, ठीक है। R1 क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज। X1 क्या है, स्टेटर रिएक्टेंस पर फेज। देन V1, अब V1 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो E1 होगा प्लस लॉसेस हमें इसमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो लॉसेस क्या होगा, I1 R1 प्लस J इंटू I1 X1, ठीक है। और ER को रिप्रेजेंट करें तो ER इज इक्वल टू क्या होगा, I2 Z2 यानी कि I2 इंटू R2 प्लस JX2। देखिए रिएक्टेंस है वो इमेजिनरी कंपोनेंट है, इसलिए इसे हम लोग JSX2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो रियल कंपोनेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं
The applied voltage V1 produces a magnetic flux which links both primary and secondary, thereby producing a counter EMF E1 in primary and mutually induced EMF ER in secondary. तो देखिए हम लोग सेकेंडरी या फिर रोटर में कुछ सप्लाई वोल्टेज नहीं देते, फिर भी वहाँ पे EMF प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल के आधार पे सेकेंडरी में EMF प्रोड्यूस होता है और ये ER जो है इज इक्वल टू S इंटू E2 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये I0 है नो लोड करंट, उसे अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या होगा, I0 इज इक्वल टू ये दोनों करंट का रिजल्टेंट होगा, यानी कि वर्किंग कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट अगर लेंगे तो ये क्या होगा, I0 इज इक्वल टू अंडर रूट IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर। तो ये हो गया I0। अब वर्किंग कंपोनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आयरन लॉस कंपोनेंट है। वर्किंग कंपोनेंट यानी कि आयरन लॉस कंपोनेंट, तो ये जनरली फिक्स होता है इंडक्शन मोटर में। और दूसरा जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसकी अगर बात करें तो ये वेरी लार्ज ड्यू टू हाई रिलक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है वो लार्ज होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो रिलक्टेंस है वो वेरी हाई है। और रिलक्टेंस क्यों हाई है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ एन एयर गैप होता है, इसलिए रिलक्टेंस हाई होता है, और रिलक्टेंस हाई होता है इसलिए ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हाई होता है। सो I0 इज़ वेरी लार्ज। देखिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लार्ज है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ये डायरेक्टली I0 के प्रोपोर्शनल में। सो I0 इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ फुल लोड करंट, यानी कि जो भी फुल लोड करंट है उसका 40 से 50% तक हो सकता है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो ये इसमें डिफरेंस है इंडक्शन मोटर में। ये ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम होता है, वहाँ पे 1 और 2% ही रहता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में ये इंक्रीज होके 40 to 50% ऑफ फुल लोड करंट हो जाता है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। अब देखिए इसको हम फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम की मदद से भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वेक्टर डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पे ले लेते हैं फ्लक्स फाई और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई म्यू, और वाई एक्सिस के ऊपर होगा आई डब्ल्यू यानी कि वर्किंग कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वर्किंग कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड हम लोग छोटा दिखाते हैं और इसका एम्पलीट्यूड देखिए आई म्यू ज़्यादा है। वो हमने अभी अभी बोला था कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो एज़ कम्पेयर टू वर्किंग कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये दोनों का अगर हम रिजल्टेंट ले लेते हैं ऐसा करके, यहाँ से अगर प्रोजेक्शन हम ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया I0 यानी कि नो लोड करंट। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे E1 होगा, और यहाँ पे होगा V1, ठीक है। ऐसा करके हम लोग ये V1 और E1 ड्रॉ करेंगे।
अब जो रोटर करंट है उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। I2 डैश जो है वो क्या है, रोटर करंट रिफर टू प्राइमरी। और इस इन दोनों करंट का अगर रिजल्टेंट करंट लेंगे तो हमें मिलेगा स्टेटर करंट, यानी कि ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये इसका इस दोनों का रिजल्टेंट करंट हो गया। ये क्या हो गया, I1 यानी कि स्टेटर करंट। और I1 और V1 के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, φ1। यहाँ पे φ1 आ गया। अब ये I1 के पैरेलल में यहाँ से अगर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया I1 इंटू R1। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया I1 X1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि V1 जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E1। वो क्या है, वो कैसे ज़्यादा है, देखिए V1 जो है वो अप्लाइड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज है। स्टेटर में जो हम सप्लाइड वोल्टेज देते हैं वो V1 है, लेकिन इसमें स्टेटर में लॉसेस होते हैं। तो अगर लॉसेस को बात कर दे तो ये जो सप्लाई वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू V1 माइनस लॉसेस। तो ऐसा करके क्या होगा कि E1 जो है वो ऑलवेज V1 से कम रहेगा, क्योंकि इसमें लॉसेस ऐड होते हैं। और I2 डैश और E1 के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे फाई। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग ये पूरा कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये I2 डैश है, ये I2 डैश क्या है, रोटर करंट रिफर टू प्राइमरी। अब ओरिजिनल रोटर करंट क्या होगा, तो ये ऐसा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा। ऐसा करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा I2 और यहाँ पे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट में हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, रोटर EMF ER। ठीक है, और रोटर EMF का यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया I2SX2 और इसका जो एंगल है वो हो गया φ2। देखिए 2 सबस्क्रिप्ट जो है वो हमने लिया है किस चीज़ के लिए, रोटर साइड के लिए, और सेकेंडरी साइड के लिए सबस्क्रिप्ट लिया है हमने 2। और ये हो गया I2R2। तो ये वेक्टर डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसे फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर डायग्राम में। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट ड्रॉ करके रखा है ये वेक्टर डायग्राम। इफ द एंगल बिटवीन E1 एंड I2 डैश इज फाई, देखिए यहाँ पे दिखा है, देख सकते हैं I2 डैश एंड E1 इज फाई, देन रोटर इनपुट पर फेज विल बी E1 इंटू I2 डैश इंटू कोस फाई। देखिए यहाँ पे पर फेज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक फेज का इनपुट क्या है, E1 I2 डैश इंटू कोस फाई। लेकिन अगर हम टोटल इनपुट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि 3E1 I2 डैश कोस फाई। तो टोटल इनपुट फॉर फेज इज इक्वल टू 3 इंटू E1 इंटू I2 डैश इंटू कोस फाई। द इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द रोटर विच इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट is equal to 3I2 ER and cos phi। देखिए रोटर में जो हीट में
कन्वर्ट होता है जो, यानी कि वेस्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3i2 इंटू cos फाई, क्योंकि 3 फेस है इसलिए यहाँ पे 3 आया है। अब देखिए i2 डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू i2, जो k हो गया ये कांस्टेंट हो गया। इसके ऊपर से हम लोग ये भी लिख सकते हैं i2 इज इक्वल टू i2 डैश अपॉन k। सेम वे रोटर वोल्टेज ER इज इक्वल टू S इंटू E2, ठीक है, और E2 इज इक्वल टू K इंटू E1 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, ER इज इक्वल टू SK E1। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट में से हम लोग ये कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इनपुट वेस्टेड एज हीट, यानी कि कॉपर लॉस क्या होगा, इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रोटर इनपुट इनटू स्लिप। देखिए स्लिप हमने डिफाइन की थी पिछले वीडियो में, हमने स्लिप भी डिफाइन की थी। स्लिप क्या होती है, स्लिप को अगर हमें डिफाइन करना है तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड हम करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लिप मिलेगी। अब रोटर की एफिशिएंसी अगर हमें डिफाइन करें, ये भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो ऐसा करके हम लोग रोटर एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब हो गया ये पैरामीटर्स के बारे में। देखिए और भी कई सारे पैरामीटर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ की है। अब जैसे ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट थी वैसी ये इक्विवेलेंट सर्किट है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया है, प्राइमरी साइड यानी कि स्टेटर साइड का कंपोनेंट्स लिए, और ये राइट हैंड साइड में हमने लिया है रोटर साइड यानी कि सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट्स। अब यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेकेंडरी वैल्यूज में बी ट्रांसफर टू द प्राइमरी, यानी कि ये सेकेंडरी जो वैल्यूज होती है उसे हम प्राइमरी के साइड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और प्राइमरी वैल्यू को सेकेंडरी साइड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों साइड हम लोग ये कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र होगा तो कुछ वैल्यू में चेंज भी होगा, क्या चेंज होगा वो बात करते हैं। व्हेन शिफ्टिंग इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, यानी कि इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस को अगर सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, ठीक है। ये के स्क्वायर जो है इससे हमें डिवाइड करना होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग R2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन के स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। एंड करंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय के। देखिए रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को हमें के स्क्वायर से डिवाइड करना है, और करंट जो है उसे हमने के से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी, तो ये जो रेशियो है इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करना है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप सर्किट देख सकते हैं ये क्या है, ऑल वैल्यूज़ हैव बीन रिफर्ड टू प्राइमरी, यानी कि जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं वो प्राइमरी से रिफर की हुई है। और प्राइमरी मीन्स क्या है, स्टेटर, यानी कि देखिए ये यहाँ पे अगर स्टेटर है, स्टेटर और ये रोटर। तो ऐसा करके हम लोग ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका एनालिसिस कर सकते हैं। जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम प्राइमरी से सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो सेकेंडरी से प्राइमरी साइड भी हम लोग ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सेम टू सेम जैसे हम ट्रांसफार्मर में करते थे वैसे ही इंडक्शन मोटर में भी ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे रोटर इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। देखिए व्हेन मोटर इज लोडेड द रोटर करंट इज गिवन बाय I2 इज इक्वल टू S इंटू E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर,
यानी कि अगर हम इस एस को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एस से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे e2 रह जाएगा और इसके अंदर अगर अंडर रूट में एस हो जाएगा तो एस स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं R2/s² प्लस x2 स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हमारी इक्विवेलेंट सर्किट ऐसी थी कि यहाँ पे R2 था, यानी कि रोटर रेजिस्टेंस वो फिक्स था और रोटर रिएक्टेंस जो था वो वेरिएबल था x2, ठीक है। और यहाँ पे ये इनपुट था ER, यानी कि S इंटू E2। इसकी इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, जो वेरिएबल रिएक्टेंस था वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि x2 फिक्स हो गया और वेरिएबल क्या हो गया, रेजिस्टेंस R2/s। और रेजिस्टेंस भी स्लिप के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में हो गया, यानी कि 1/s हो गया और इनपुट में E2 हो गया। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट भी ऐसे हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं, R2 प्लस x2 और उसके सीरीज में जो है वो लोड रेजिस्टेंस आएगा। लोड रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेगा, RL इज इक्वल टू R2 इंटू 1/s माइनस 1, ठीक है। अब देखिए R2/s इज इक्वल टू R2 प्लस R2 इंटू 1/s माइनस 1 हो गया। अब ये R2 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस, ये क्या सप्लाई करता है, कॉपर लॉस, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस सप्लाई करेगा R2। और ये दूसरा जो कंपोनेंट यहाँ पे है ये क्या है, R2 इंटू 1/s माइनस 1, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड, यानी कि मोटर में जो भी ये लोड है, देखिए यहाँ पे हमने देखा था मोटर इज ऑन लोडेड, यानी कि मोटर में जो भी लोड होगा वो मैकेनिकल लोड होगा, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R2 इंटू 1/s माइनस 1। तो ऐसा करके हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए डिफाइन कर लेते हैं पावर का, इनपुट पावर इज इक्वल टू 3v1i1 cos ∅1। अब देखिए यहाँ पे 3 क्यों आए, क्योंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर पर फेज लेंगे तो v1i1 cos ∅1 होगा, लेकिन पर फेज नहीं है, हमें इनपुट पावर लिया है तो 3v1i1 cos ∅1 होगा। स्टेटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू IW² इंटू R0। देखिए पहले भी हमने देखा था IW जो है वो वर्किंग कंपोनेंट है, यानी कि वो कोर लॉस जो है वो सप्लाई करता है, स्टेटर कोर। और कोर लॉस कहाँ होता है, स्टेटर में होता है, और जनरली कोर लॉस फिक्स होता है, यानी कि वो वेरी नहीं होता है। तो स्टेटर कोर लॉस होगा IW² इंटू R0, ठीक है। और स्टेटर कॉपर लॉस की बात करते हैं तो स्टेटर कॉपर लॉस हो गया 3i1² इंटू R1। अब I1 क्या है, स्टेटर करंट, R1 स्टेटर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर हम पर फेज लेंगे तो क्या होगा, I1² इंटू R1 होगा। पावर ट्रांसफर टू रोटर, अब रोटर में कितना पावर ट्रांसफर हुआ उसकी बात करते हैं, तो इज इक्वल टू 3 इंटू I2² इंटू R2/s। S क्या है, स्लिप है, ठीक है। तो इतना पावर जो है वो रोटर में ट्रांसफर हुआ। रोटर कॉपर लॉस कितना हुआ, तो कॉपर लॉस तो हम लोग जानते हैं I²R होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रोटर का करंट और रोटर का रेजिस्टेंस लेना है, और ये टोटल कॉपर लॉस है, इसलिए 3 इंटू I2² इंटू R2 होगा। अब ग्रॉस पावर डेवलप्ड बाय रोटर इज इक्वल टू क्या होगा, रोटर में से जो ग्रॉस पावर डेवलप होगा इज इक्वल टू रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉसेस। ऐसा करेंगे तो हमें ग्रॉस पावर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इसमें कोर लॉस नहीं होगा, तो नहीं होगा। कोर लॉस ओनली स्टेटर में ही होता है, रोटर में कोर लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे लॉस क्या होगा, ओनली कॉपर लॉसेस। तो रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉसेस करेंगे। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा था ये पे ये पुट करेंगे तो 3i2² इंटू R2 अपॉन S
माइनस 3 × I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉमन निकाल लेते हैं तो 3I2 डैश इंटू R2 डैश कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस एस अपॉन एस वॉट। तो इतना ग्रॉस पावर रोटर में से डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में से डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टॉर्क भी डिराइव कर सकते हैं, टॉर्क इक्वेशन और ये सब, ठीक है। तो ये सब डेटा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्कल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सर्कल डायग्राम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है इंडक्शन मोटर के लिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल डायग्राम का। थैंक यू।